नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत लंबे समय से मेरी आप लोगों से इस तरह की बातचीत चल रही थी कि तमाम समसामयिक मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण के साथ मैं आप लोग के सामने आऊं, ख़ासतौर से ऐसे लोगों की जो कि कुछ नई विचारधारा को या नई सोच को समझना चाहते हैं, एक बहस में शामिल होना चाहते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक बहस में। आज की तारीख में कोविड-19 या जिसे सामान्य तौर पर कोरोना बोला जा रहा है, इस महामारी के अलावा कोई ऐसा विषय हम शायद ही छू सकते हों जिस पर की चर्चा की आवश्यकता हो। कोरोना को एक वैश्विक महामारी के रूप में घोषित किया जा चुका है और इससे ना सिर्फ बड़े पैमाने पर लोगों की जानें जा रही हैं, जो कि आज की तारीख में जा रही हैं, बल्कि इसके साथ ही एक समस्या यह भी हमको दिखाई देती है कि कोरोना के बाद की दुनिया कैसी होगी। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जो आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये मान रहे हैं कि कोरोना के बाद दुनिया के स्वरूप में परिवर्तन आना चाहिए। यह स्वरूप, यह परिवर्तन किस तरह का होना चाहिए। बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की जो गति होगी वह 0% तक हो सकती है या नकारात्मक रूप से भी जा सकती है। क्रूड ऑयल में लगातार गिरावट आ रही है। दुनिया भर के शेयर मार्केट जो है वो पूरी तरह से धड़ाम हो चुके हैं। चीन को इसमें जो है खलनायक के रूप में जो है माना जा रहा है और कहीं न कहीं बहुत सारे देश आर्थिक और रणनीतिक तौर पर अब तक के जो उनके स्थापित स्टैंड रहे हैं उसमें जो है वो तेज़ी से बदलाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न ये है कि भारत के संदर्भ में क्या होना चाहिए। पहली स्थिति ये है कि भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में वैश्विक महामारी के इस दौर में मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि सरकारें निपटने में असफल रही हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, वह इस महामारी से लड़ने के मुकाबले अपनी राजनीति को चमकाने में ज़्यादा मशगूल दिखाई देती हैं। अब आप एक ट्रेंड के रूप में कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ट्रंप जैसे उदाहरण हैं जो ये काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो हमारा यह है कि हमारी जो है रोजी रोटी उनके भरोसे नहीं चलती है, हमें अपने तक सीमित रहना। और मैं बिल्कुल इस मुद्दे पर सीमित रहते हुए बात करना चाहता हूँ। अगर भारतीयों की इम्यूनिटी वो हार्ड इम्यूनिटी की कैटेगरी में ना आई होती तो निसंदेह आज हम स्थिति को ज़्यादा बुरा देख रहे होते। ये भी हम जानते हैं कि आंकड़े जो है तमाम तरह से कुछ राज्य सरकारों पर आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो आंकड़े छिपा रहे हैं। इस तरह के पूरी जितने लोगों से मैंने अब तक बात की, हर किसी का ये मानना है कि जो आंकड़े हमारे सामने रखे जा रहे हैं वो आंकड़े सही नहीं हैं। तो अगर भारतीयों की अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत ना रही होती तो हम जो है कहीं ज़्यादा तबाही देख रहे होते। सरकारों के स्तर पर अगर आप इस लड़ाई को देखें तो बहुत कम दिखाई देता है आपको। लॉकडाउन की सफलता का श्रेय केवल और केवल इस देश के लोगों को दिया जाना चाहिए, जो डर की वजह से या फिर देश के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसकी भावना की वजह से वो इसका पूरी तरह से सम्मान कर रहे हैं। अन्यथा अब लोगों के भूख से मरने की, हजारों किलोमीटर पैदल चलने की तमाम कहानियाँ रोज देख रहे हैं। ऐसी दशा में जब सरकार वर्तमान परिस्थिति से लड़ने में सक्षम नहीं है, इस कोविड-19 के पहले भी भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार अलग अलग मापदंडों पर हम देखते थे तो गिरावट चली आती थी। तो समस्या क्या है, और विकराल नहीं हो जाएगी जब कोविड-19 के बाद हम जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की इनकम रुक चुकी है, अचानक से इनकम के सोर्स जनरेट नहीं होंगे। सरकारें भी लगातार जो है अपने कर्मचारियों के पैसे में कटौती कर रही है, जिसकी वजह से लोगों की परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति पर असर पड़ेगा। और क्रय शक्ति पर जब असर पड़ेगा तो निसंदेह मांग में कमी होगी और मांग में कमी होने की वजह से अर्थव्यवस्था और टूटेगी। बहुत छोटा सा सिद्धांत, मैं बहुत जटिलता के साथ इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। अगर अर्थव्यवस्था बैठी तो क्या हम ये मान करके चलें कि वर्तमान सरकारें, चूँकि हम एक परिसंघीय ढांचे में फेडरल गवर्नमेंट में हैं, तो मैं केंद्र और राज्य सरकारों को जो है साथ में मिला करके चलना चाहता हूँ। हम इस चीज़ को तो मानेंगे ना
कि विपत्ति की अवस्था में भी सरकारें केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर घटिया स्तर की राजनीति करने में लगी हुई हैं। और इस देश के वास्तविक मालिक होने के नाते, इस देश के वास्तविक नायक होने के नाते हम आम नागरिकों में इसको लेकर के पीड़ा भी बहुत अधिक है, जो कि हम ये समझते हैं कि हमारा काम जो है सरकार की चाटुकारिता मात्र तक सीमित नहीं है। मेरे पास इसका लेकर के एक सुझाव है कि अगर ये तमाम दलदल भरी दलगत राजनीति से हम अभी तुरंत बाहर नहीं निकले तो ये सिर्फ जो है अलग अलग मुद्दों पर ध्यान भटकाने के सिवा और कुछ नहीं करेंगे। सरकारों के पास, हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने का इनके पास कोई भी उपाय नहीं है और अब तो स्थिति बहुत भयावह होने जा रही है। कोविड-19 से तो देश के लोग खुद ही निपट रहे हैं और निपट लेंगे। मार्कंडे काटजू पूछते हैं कि भगवान अगर है तो कोविड-19 से क्यों नहीं बचा रहा है। मार्कंडे काटजू अगर देश को देख रहे होंगे तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि इस देश को भगवान ही बचा रहे हैं, अल्लाह मियाँ ही बचा रहे हैं, वाहे गुरु ही बचा रहे हैं, जीसस ही बचा रहे हैं। बाकियों ने तो जो है केवल अपनी इज्जत धोने का बीड़ा उठा रखा है। और चूँकि सामान्य बहस का है तो मैं शब्दों के साथ जो है ज़्यादा उन्मुक्त हो रहा हूँ। मेरा सुझाव ये है, मैं अपने सुझाव पर आता हूँ। मेरा सुझाव ये है कि वर्तमान समय में समस्त सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को भंग कर देना चाहिए और इनकी जगह पर नेशनल गवर्नमेंट या राष्ट्रीय सरकारें बनाई जानी चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न हो सकता है कि यह नेशनल गवर्नमेंट क्या होता है, राष्ट्रीय सरकार क्या होती है। यह वस्तुतः कुछ और नहीं, सर्वदलीय सरकार है। वर्तमान सरकार, भले ही वर्तमान प्रधानमंत्री इसको लीड करें, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों में वही लीड करें, मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन सभी दल के लोग करें। क्या ऐसी जो है विकट और विपरीत परिस्थितियों में क्या हमें अद्वितीय और ज़्यादा समावेशी निर्णय नहीं लेने चाहिए? नहीं तो हम तो ये मान करके चलेंगे ना कि सरकारें जो है केवल सत्ता पक्ष के लालच में पड़ी हुई हैं और किसी के पास भी नई सोच नहीं है। क्या मनमोहन सिंह की अर्थनीति, क्या शरद पवार की जो राजनीतिक सूझबूझ है, क्या शशि थरूर की अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जो समझ और विद्वता है, क्या उन सब का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल का राष्ट्रीय स्तर पर यह सही समय नहीं है कि उपयोग किया जाए? ये सब जनता के सेवक है ना, तो हमारे लिए काम करें ये लोग मिल करके। और हमने अगर जो चुनाव के माध्यम से इनको आदेश दिया था कि तुम जाकर के शासन करो, तो अब हम ही आदेश इनको करें कि सब मिल करके काम करो। तो इस तरह से अगर हम सर्वदलीय सरकार बना दें, बहुत सारे लोग, जब मैं इसकी चर्चा आमतौर पर कर रहा था तो लोग इसे पसंद, इस आइडिया को बहुत कर रहे थे। तो आप सबके जो है विचारों को मैं जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग का स्वागत रहेगा। प्रश्न उठता है कि क्या सर्वदलीय सरकार को लेकर के हमारे पास कोई संवैधानिक प्रावधान भी है? क्या संविधान के तहत ऐसा किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। हम संसदीय सरकार के स्वरूप में हैं, जहाँ की संसद के चुने हुए लोगों को ही, चाहे वो लोकसभा में और राज्यसभा में, चुने हुए और मनोनीत किए हुए लोगों को मिला करके ही सरकार बनती है। और जो अभी नहीं है, 6 महीने तक का समय उनके लिए भी है कि वो लोकसभा या राज्यसभा के माध्यम से आ सकते हैं। तो तमाम जो बड़े नेता हैं इस देश के, चाहे वो सोनिया गांधी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, आपके शरद पवार जी हों, अरविंद केजरीवाल जी हों, शशि थरूर जी हों, अन्य सभी दलों के सारे नाम अगर मैं लेना शुरू करूंगा तो वीडियो इसी में ख़त्म हो जाएंगे। तो उन सबको मिला करके, उन सबकी विद्वता का लाभ उठा करके, उनके राजनीतिक कुशल और अनुभव का लाभ उठा करके अगर सरकार बनाई जाएगी तो ये जो छिछोरी और स्तरहीन घटिया किस्म की दलदल भरी राजनीति है, और भी जितने गंदे विशेषण इस राजनीति के लिए इस समय प्रयोग हो सकते होने चाहिए। लोग मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन इस देश में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है।
सोचिए कितने स्तरहीन और गिरे हुए लोग हैं। संविधान में इसके लिए मना नहीं करता है, बल्कि संविधान इससे ज़्यादा खुश होगा। जिस समय भारत में पहली अंतरिम सरकार बनी थी या प्रथम लोकसभा के गठन के बाद सरकारें बनी हैं, तो विपक्षी दलों के नेताओं को भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। तो आज भी ये काम किया जा सकता है। और अगर इन सभी नेताओं ने मिलकर के काम करना शुरू किया तो कम से कम टांग अड़ाने की या अड़ंगेबाजी की स्थिति खत्म हो जाएगी। मेरा सुझाव ये है कि अगले 4 सालों के लिए, यानी कि जब तक इस लोकसभा का वर्तमान कार्यकाल है, भारत में एक सर्वदलीय सरकार का गठन होना चाहिए। केंद्र और राज्य सभी स्तरों पर सबको मिलजुल करके काम करना होगा। इसके बाद फिर ये लोग चुनाव में जाएं और फिर हम जो है अलग अलग सबको चुन देंगे। हमें ये भी देखने का मौका मिलेगा कि कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन घटिया काम कर रहा है। इतना तो तय है कि जो इस समय स्तरहीन राजनीति हो रही है, अगले चुनाव में उन लोगों को बिल्कुल जो है सबक सिखाना आवश्यक है। साथ में ही हमें मीडिया को भी आदेश देना होगा कि शांतिपूर्वक चुपचाप बैठ करके तमीज़ से, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वो भी तो बोल सकते हैं ना। ये हाउ 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 करके चिल्लाना शुरू करते हैं, 4 अलग अलग नमूने अलग अलग पार्टियों के पकड़ करके लाते हैं, सर दर्द पैदा करा देते हैं, समाचार ढूंढने के लिए तरस जाते हैं। अब धीरे धीरे ये हो गया है कि भारतीय न्यूज़ चैनल को छोड़ करके विदेशी न्यूज़ चैनल देखने पड़ते हैं। तो उनके लिए भी है कि इस लोकतंत्र में वो भी जनता के ही नौकर हैं, क्योंकि आप हमारे दिए गए पैसों के आधार पर चल रहे हैं। ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ये सब हम अंततः हमारे पैसे हैं, तो हमारे पैसों पर। हाँ, पैसों से एक चीज़ और याद आया भैया, ये पीएम केयर फंड की जो है सरकारी ऑडिटिंग नहीं होगी। इसका मतलब कि आप ये कहते हैं कि आप अपने ही सरकार के जो ऑडिटर्स हैं उन पर आप भरोसा नहीं करते हैं। और ये आपको अधिकार किसने दिया कि आप ये कह दीजिए कि जो है या नहीं है। अब आप मुझे पास्ट से ढूंढ करके एग्जाम्पल मत दीजिएगा कि पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। अरे पहले जो गलतियां हुई होंगी उन्हीं को दोहराने के लिए आप हैं, कुछ अच्छा और नेक करने के लिए आप लोग नहीं हैं। कुछ बढ़िया भी कीजिए। किसने आपको कहा कि आप जो है ऑडिटिंग नहीं होने देंगे? हम लोग तो गवर्नमेंट ऑडिटिंग से आगे बढ़ करके अब सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक अंकेक्षण की मांग करते हैं कि सरकार का जितना भी पैसा होगा उसे समाज के लोग जो है अब उसकी ऑडिटिंग करें। और केवल पैसे का ही नहीं, केवल मात्रात्मक रूप से ही नहीं, गुणात्मक रूप से भी अब उसकी ऑडिटिंग शुरू होनी चाहिए। ये तमाशेबाजी, ये शोशेबाजी इस देश में बहुत हो चुकी है। समझ में ही नहीं आता कि हम लोग सरकार चला रहे हैं या हम लोग जो है नौटंकी कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। आप कभी भी देखिए, सरकार को सुनिए, जैसे डीजे नहीं आता है, फलाना डीजे 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 डीजे, एक ही शब्द बार बार दोहरा दोहरा करके, शोशाबाजी डम 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 करके सरकारें भी इस तरह से चल रही हैं। नौटंकी बना करके रखा हुआ पूरे देश को। बड़ी मात्रा में लोग मर रहे हैं, मरने के कगार पर हैं, अर्थव्यवस्था गिरने वाली है। तो मेरे 2 सुझाव हैं। पहला, सर्वदलीय सरकारों का गठन किया जाए, सभी पार्टी के अनुभवी लोगों को शामिल किया जाए। नंबर 2, यह काम राज्य स्तरों पर भी होना चाहिए। राज्यों की भी सारी सरकारें भंग होनी चाहिए, चाहे किसी भी राज्य की हों, और वहाँ पर भी सर्वदलीय सरकारें बननी जानी चाहिए। और तीसरी चीज़, ऑडिटिंग तो गवर्नमेंट ऑडिटिंग तो छोड़िए, अब सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए, जिसमें नागरिक जो है आपके पैसे का हिसाब किताब मांगेंगे। और इसमें सिर्फ पैसे का हिसाब किताब नहीं होगा कि कितना पैसा कहाँ खर्च किया गया और कितना आया, सिर्फ इसी की ऑडिटिंग नहीं होनी है। इसके अलावा ये भी ऑडिटिंग होनी है कि मूल्यात्मक रूप से, वैल्यू के रूप में उस पैसे की कितनी वैल्यू की गई है। तो सुझाव मेरा बस इतना ही है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों ही, चाहे सर्वदलीय सरकार या नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार हो या सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग, दोनों की जो है संविधान इजाज़त देता है। और आज की मांग है आप लोगों के जो है सुझाव जो है, इस पर मैं चाहूँगा आपका फीडबैक क्या है। बहस खुली रहेगी, लगातार हम चर्चाओं परिचर्चाओं के जरिए जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।